अभी 3 चैप्टर पहले हमने एक बात की कि हाउ सच बिग टेक जायंट्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी, सबवे, डोमिनोज मैनेज टू रन एट सच massive levels with such an unstable workforce at the very base level. वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, जिनको कंपनी के इंटरेस्ट से, कंपनी की ग्रोथ से, कंपनी के मोटिव से कोई मतलब ही नहीं है, वो बस अपना पर आवर का रेट लेके चले जाएंगे एंड दे आर द टीम व्हिच इज एक्चुअली एंगेजिंग विद द कस्टमर्स इन द फ्रंट एंड। ऐसी लो मोटिवेशन वाली टीम के साथ, ऐसी अनस्टेबल वर्कफोर्स के साथ कैसे कोई इतने बड़े स्केल पे रीच कर सकता है? The only solution, the only answer to that is a well-defined organizational structure, जहां पे organization जो है वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पोस्ट्स पे, वो रोल्स पे डिपेंडेंट है कि इस इंसान का ये काम है और ये इस पोस्ट का काम है, ना कि ये इस इंसान का काम है। कल कोई इंसान चला भी जाएगा तो इस पोस्ट पे जो भी होगा वो ये काम पूरा करेगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है, जहां हर काम बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल्ड मैनर में डिफाइंड, असाइंड और ग्रुप्ड है। ये 3 वर्ड्स है ना, डिफाइंड, असाइंड एंड ग्रुप्ड। तो मतलब ब्रेकिंग डाउन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक वेल डिफाइंड बेस होना चाहिए, उसकी नींव होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए, हर चीज प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि कल को वो उन्हीं गिने चुने लोगों पे ना डिपेंड रह जाए। कल को कोई जाए कोई आए, डजंट मैटर, कंपनी चलती रहनी चाहिए। जो कंपनी का ओनर है वो भी अगर मर जाए तो भी कंपनी चलती रहनी चाहिए। कंपनी के इन्वेस्टर्स बदल जाए, कंपनी के एम्प्लॉयज बदल जाए, कंपनी का सीईओ तक बदल जाए, कंपनी चलती रहनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर शुड बी लीड डाउन इन अ वेरी डिटेल्ड एंड वेरी प्रिसाइज मैनर। अब ये स्ट्रक्चर होता क्या है भैया, इसी बात पे आज बात करने वाला है। तो अपने कॉपी पेन निकाल लो, आराम से शांति से जाके बैठ जाओ। आज बोर्ड बूस्टर की इस चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा कुछ जो एक फर्म के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब से नहीं चलेगा कोई भी बहाना, चला दो। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन, है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन, तुम भी। देखो भैया, हम हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी सीरियल ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, एंड में आएंगे उस पर। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है उसको एंड में देखेंगे। अभी समझो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक फर्म, एक बिजनेस, एक कंपनी, उसके अंदर एक फ्रेमवर्क, रिमेंबर दिस वर्ड फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट, वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर सारी चीजें कंडक्ट हो रही है, सारे मैनेजरियल और सारे नॉन मैनेजरियल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक चार्ट है कि पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, जैसे हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था। ठीक है, अब उस चार्ट के अंदर भी कहां कौन सी बाइफर्केशन है, कहां कौन सी डिवीजन है, किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम है, कैसे वो 2 में बट रहा है, कैसे वो 4 में बट रहा है। ठीक है, ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो यूज होता है डिपिक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। अब देखो, स्ट्रक्चर के ऑन द वेरी बेस लेवल 2 टाइप्स है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं 2 केस से बात करता हूं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था मैकडॉनल्ड्स का। सपोज तो क्या करो, मैकडॉनल्ड्स बेचता क्या है? बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैकफ्लरी, मैकपफ, फ्रेंच फ्राइज, बहुत कुछ बेचता है। The major segment, like almost 50% is burgers and the rest 50% comprises of all the other things. तो मान लेते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने 2 डिपार्टमेंट्स बना दिए। केस नंबर 1 इज मैकडॉनल्ड्स की जो कंपनी है उसकी पहली डिवीजन होती है 2 डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट ए का नाम है बर्गर हेड और डिपार्टमेंट बी का नाम है अदर सेलेबल आइटम्स हेड। 2 बंदे उन पे असाइन हो गए। एक बंदा है बर्गर डिपार्टमेंट का हेड, जो बर्गर डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव है, वो सब कुछ देख रहा है, और एक बंदा जो बाकी सब कुछ देख रहा है। उस डिपार्टमेंट के अंदर अब 4 डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट है जो सारा कुछ खरीद के ला रहा है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो पैसे वैसे देख रहा है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है जो उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर अप्रोच पे ध्यान दे रहा है, एंड एक कुकिंग डिपार्टमेंट है जो वो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है वो बन कैसे रहा है। परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड कुकिंग, ये बर्गर हेड के अंदर 4 डिपार्टमेंट है। एंड दूसरी साइड अदर आइटम्स जो है उसका एक हेड है, उसने अपने अंदर 4 डिपार्टमेंट्स बना दिए, सेम परचेज, सेल, कुकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नंबर 1। हमने इस तरह से डिवीजन की, जहां पहली डिवीजन, द फर्स्ट डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड। ठीक है भैया, समझ गए? वेरी कूल, वेरी सिंपल। मूविंग अहेड, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में थोड़ा सा सिचुएशन को ट्वीक किया। पहली जो डिवीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, एक्टिविटी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ दिया 4 टुकड़ों में, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक कुकिंग डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर 2 अलग अलग बंदे हैं जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है। क्या क्या? एक है परचेज डिपार्टमेंट के अंदर बर्गर परचेज का बंदा, एक है परचेज डिपार्टमेंट के अंदर अदर आइटम्स परचेज का बंदा।
फिर सेल्स के अंदर बर्गर सेल, फिर अदर आइटम सेल, मार्केटिंग फाइनेंस के अंदर बर्गर फाइनेंस, अदर आइटम फाइनेंस, और कुकिंग के अंदर बर्गर कुकिंग, अदर आइटम कुकिंग। सेम चीज है, हो तो वही रहा है कि मैकडॉनल्ड्स सब कुछ बना रहा है, सब कुछ खरीद रहा है, सब कुछ बेच रहा है, एंड मैकडॉनल्ड्स सब कुछ बना रहा है, सब कुछ खरीद रहा है, सब कुछ बेच रहा है। बट केस 1 और केस 2 में फर्क क्या है? जो पहली डिवीजन है, द प्राइमरी डिवीजन, द डिसाइडिंग फैक्टर, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज फंक्शनल और दैट इज डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पहली डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म। फंक्शन क्या हो रहा है? परचेज इज अ फंक्शन, सेल्स इज अ फंक्शन, कुकिंग इज अ फंक्शन, फाइनेंस इज अ फंक्शन। ये जो ऑपरेशंस है, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो काम हो रहा है, उसके बिहाफ पे अगर डिवीजन है देन इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। वर्सेस अगर डिवीजन है प्रोडक्ट के बिहाफ पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पे, टारगेट कस्टमर एज के बिहाफ पे, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। मैंने तुम्हें प्रोडक्ट का एक एग्जांपल दिया कि बर्गर और अदर सेलेबल आइटम्स की पहली डिवीजन है, दैट इज वन एग्जांपल। मान लो एक अभी जैसे ये HP के हेडसेट है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। HP ने अपनी कंपनी के अंदर, ऑब्वियसली HP के बहुत सारे प्रोडक्ट है, HP ने अगर इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि लैपटॉप्स, अदर एक्सेसरीज, ऑडियो एक्सेसरीज, वीडियो एक्सेसरीज, तो भी वो डिविजनल है। लेकिन अगर HP ने ऐसे डिवाइड कर दिया कि हमारी HP की 4 मेजर बाइफर्केशंस है, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, फिर नॉर्थ के अंदर परचेज सेल प्रोडक्शन मार्केटिंग अलग है, ईस्ट के अंदर परचेज सेल प्रोडक्शन मार्केटिंग अलग है, वेस्ट के अंदर परचेज सेल प्रोडक्शन मार्केटिंग अलग है, देन ऑल्सो इट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर HP ने ऐसे कर दिया कि हमारी ये वाली सेगमेंट ऑफ रेंज जो है वो है लेस देन 18 ईयर के लोगों के लिए, ये वाली सेगमेंट इज 18 to 30, ये वाली सेगमेंट इज 30 to 50, देन ऑल्सो इट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो जो पहली डिवीजन है वो दो ही बेसिस पे होगी, या तो दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, or that will not be on the basis of functions performed. Functions performed की basis पे तो simply purchase, production, sales, finance, marketing, ठीक है, HR, ये सब जो चीजें जहां पहली डिवीजन में आ जाए देन इट इज फंक्शनल, अदरवाइज इट इज डिविजनल। वो चाहे प्रोडक्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल रीजन हो, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहां कंपनी ने अपनी प्राइमरी डिवीजन कर दी किसी ऐसी चीज पे जो फंक्शंस परफॉर्म नहीं है, जहां पे उसने ऑडियंस को बांट दिया कि बर्गर की अलग ऑडियंस है मेरे भाई और अदर आइटम की अलग ऑडियंस है, हेडफोन्स की अलग ऑडियंस है, लैपटॉप्स की अलग ऑडियंस है, 18 से नीचे की अलग ऑडियंस है, 18 से 30 की अलग ऑडियंस है, जहां पहली डिवीजन इज टू डिवाइड द ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स, then it is a divisional structure, और जहां पहली डिवीजन is to divide the work done, then it's a functional structure। बहुत बढ़िया, समझ गए। फर्क क्या आएगा, होगा क्या इससे? पहली डिवीजन से बहुत फर्क पड़ता है, स्कोप का फर्क पड़ता है, कोऑर्डिनेशन का फर्क पड़ता है, टाइम बचता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स कंसीडर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क पड़ता है, भाई कैसे क्या, कहां, किसके क्या प्रोस कौन है, कौन कहां सूटेबल है। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, सब कुछ देखते हैं शांति से, तसल्ली से, लेकिन उससे पहले अगर मैं तुम्हें एक वन वर्ड करवाऊं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर देता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पहली डिवीजन हुई, जो मार्केटिंग हेड का हेड, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जहां पहली डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, बी इट इन बर्गर्स और बी इट इन अदर सेलेबल आइटम्स, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, मैकफ्लरी, मैकपफ्स, जो भी है, ठीक है। वहीं पे जो सेल्स हेड है वो सेल्स का स्पेशलिस्ट है, बीट कुछ भी हो। लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात पे आ जाए तो दैट गिव्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जो बर्गर डिपार्टमेंट का हेड है ना, उसको बर्गर का सब कुछ पता है, बर्गर की मार्केटिंग, परचेज, सेल, फाइनेंस, कुकिंग सब आता है, और सबका स्पेशलिस्ट नहीं है वो, लेकिन वो स्पेशलिस्ट है सिर्फ बर्गर का। वो सबके स्पेशलिस्ट उनके अंदर वाले डिपार्टमेंट के लोग हो जाएंगे। फर्क समझो, जिस बंदे को जो काम असाइंड है वो उसकी स्पेशलाइजेशन ले पा रहा है, एंड हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, देखते हैं क्या कैसा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दो कि अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, यहाँ जो बंदे बैठते हैं, वो जो जॉब्स होती है, वो जो प्लेसमेंट्स होती है, वो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, वो करियर ऑप्शंस होते हैं, वो जो बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएफआईए, आईआईएम, आईबीमेट, जितना भी कुछ है, उसके बारे में अगर तुम्हें खास नहीं पता तो एडी कैप्टन ने एक बहुत अच्छी, वेल रिसर्च, वेल एडिटेड एंड हाईली प्रोड्यूस्ड सीरीज निकाली है, नो योर करियर नाम से। जाके चेक करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, तुम बहुत इनसाइट्स लेके जाओगे। ऊपर भी लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, चेक जरूर करना, बहुत वैल्यू लेके जाओगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन एंड देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहां कैसे क्या सूटेबल है। Okay, so now that we have understood both the structures, functional as well as divisional, हम देख चुके हैं कि भैया मैकडी को अगर एक तरह से पहली डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे करनी पड़े तो क्या होगा, और पहली डिवीजन फंक्शन के बेसिस पे करनी पड़े तो क्या होगा। अब दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं, तुम्हें या तो प्रोज कॉन्स पूछ सकता है, तुम्हें डिफरेंस भी पूछ सकता है। एंड मैं नहीं पढ़ाने वाला प्रोज कॉन्स, मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, ये पॉइंटर्स अपने आप में दोनों चीजों को कंपेयर करके उनके फीचर्स देंगे।
तो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कब उसको डिफरेंस में यूज करना है, तुम्हें कब उसको किसके प्रो में यूज करना है और तुम्हें कब उसको किसके कॉन में यूज करना है, वो तुम अपने आप समझ जाओगे, इतने समझदार तुम हो, क्योंकि मेरे साथ 4 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो इतना तो हम डेवलप कर चुके हैं साथ में, ठीक है। नंबर 1 इज स्पेशलाइजेशन। ये किसी का प्रो कॉन नहीं है, बट फीचर है कि क्या जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देता है और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देता है। कोस्ट की जहां मैं बात करूं तो भैया कोस्ट हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम होगी, डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है पूरा वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये दोनों चीजें बहुत साथ में लिंक्ड है, ठीक है, इनको साथ में लेके समझते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इन दोनों के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर इज द मोर कॉम्प्लेक्स वन, जहां पे ट्रेनिंग कॉस्ट्स भी इंक्रीज होंगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया गया उस तरह से डिपार्टमेंट्स डिजाइन होंगे एंड उसी तरीके से एम्प्लॉयज वहां पे होंगे अवेलेबल, तो ट्रेनिंग कॉस्ट एज वेल एज रेगुलर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है और कॉम्प्लेक्स भी वो होता है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं, मैंने ट्रेनिंग कॉस्ट कहा, तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैसे होती है और डिविजनल स्ट्रक्चर में कैसे होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आसान होती है क्योंकि तुम्हें उन्हें सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन के रिगार्डिंग ट्रेन करना है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में तुम्हें उन्हें हर एक फंक्शन का ओवरव्यू देना है। मैंने शुरू में तुम्हें कहा था कि हम सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं, टॉप लेवल के नीचे जो पहली डिवीजन है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, पहली डिवीजन जो है दैट इज प्रोडक्शन, परचेज, सेल, फाइनेंस, ठीक है, कुकिंग, ये सब चीजें। तो पहली डिवीजन उनके जो हेड्स हैं हम उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं भैया, उनको सिर्फ उनके मतलब का काम सिखाना है, दैट इज वेरी नैरो, दैट इज वेरी इजी, दैट इज वेरी चीपर एज कंपेयर टू द डिविजनल वन, जहां पे एक बर्गर हेड अगर बन गया तो उसको प्रोडक्शन, परचेज, सेल, फाइनेंस, कुकिंग सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब जाके वो बर्गर हेड बनेगा। तो फंक्शनल के अंदर जो ट्रेनिंग है वो बहुत नैरो होती है एंड डिविजनल के अंदर जो ट्रेनिंग है वो बहुत वाइड होती है, उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तो कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है एंड एट द एंड ट्रेनिंग एक लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली यहाँ पे ये छोटा सा मतलब है कि हर जगह जो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के इंटरवेंशन कितनी है। फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 अलग अलग डिविजन होगी, मान लो प्रोडक्शन हो गई, परचेज हो गई, सेल हो गई एंड फाइनेंस हो गई। प्रोडक्शन को मैंने कुकिंग का इनाम दे दिया क्योंकि बर्गर्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे। ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल कोई चेंज होना है तो उस केस में फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वेरी इनफ्लेक्सिबल, वो बहुत इजीली एंड क्विक डिसीजन मेकिंग लेके चेंज पे एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि चारों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, वो कोऑर्डिनेट जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं है। एट द सेम टाइम डिविजनल स्ट्रक्चर में एक बर्गर का यूनिट है, एक अदर सेलेबल आइटम्स का यूनिट है। जो बर्गर का यूनिट है अगर बर्गर की प्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है तो बर्गर वाला हेड 1 सेकंड में चेंज कर देगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी पावर उसके हाथ में। वहां पे एक यूनिट में कुछ चेंज कर पाना इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी इजी, वेरी क्विक एज कंपेयर टू फंक्शन। अब तुम कहोगे यार ये कॉन्स तो वहां भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मैंने एक अप्रोच बताई है, एक माइंडसेट बताया, एक पर्सपेक्टिव बताया कि हमें सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन को कंसीडर करना है, उसके नीचे सेम और डिवीजन है, बट नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी कर ली, इसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन। मैंने अभी तुम्हें बताया कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कहां पे इजी होगी? कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली डिविजनल में इजी है एंड फंक्शनल में डिफिकल्ट है, जस्ट बिकॉज वहां पे जो एक हेड है बर्गर हेड, उसको अकेले खुद से कोऑर्डिनेट करना है, उसको अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन अपने आप में लेने हैं। बर्गर हेड की अदर सेलेबल आइटम्स की हेड के साथ बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी है क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ हो रहा है। एज कंपेयर टू द फंक्शनल स्ट्रक्चर, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। उनके इंटरलिंक्ड होने की वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्टली पड़ जाती है, जहां पे बहुत दिक्कतें भी आती है, डिसीजन मेकिंग फास्टर नहीं हो पाती। ये दोनों पॉइंट्स आपस में लिंक्ड। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहता है कि कल को अगर तुम्हें कंपनी ग्रो करनी है, ठीक है, तो डिविजन स्ट्रक्चर में वो ग्रो हो पाएगी, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर वो ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट डिवीजन क्या बना दी हमने? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड फाइनेंस, ठीक है, हमने ये बना दी। उसके बाद कल को अगर हमें और आइटम्स ऐड करनी है कि बर्गर आगे कोक का एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, उसके बाद फ्राइज का एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज बहुत बिकते हैं। कल को अगर तुम्हें और ज्यादा ग्रो करना है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा एंड वो एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नाम की टर्म होती है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, वो ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए डिवीजन स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली सूटेबल देन फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये सब के अंदर किसी का कुछ प्रो हाईलाइट हो रहा है, किसी का कुछ कॉन हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। एंड एट लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वही बात आ जाती है जो मैंने कही थी
फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कि डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इजियर है एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर कल को हमें लगता है कि बर्गर की सेल डिक्लाइन हो रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में तुम जाके कहोगे सेल डिपार्टमेंट वाले को पकड़ो, सेल क्यों कम हो रही है? सेल वाला कहेगा सर एक्चुअली बर्गर के टेस्ट में कुछ इशू है इसलिए लोग नहीं खरीद रहे। तो फिर वो सेल वाला डाइवर्ट हो जाएगा कुकिंग वाले की तरफ। कुकिंग वाला कहेगा यार जो रॉ मटेरियल आ रहा है वहीं से कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो टेस्ट में जो गलती है वो मेरी गलती नहीं है, वो परचेज वाले की गलती है। फिर वो परचेज वाले के पास जाएगा, फिर वो कहेगा मेरे को बजट ही कम दे दिया गया, मैं कहां से खरीद लूं अच्छा रॉ मटेरियल, फिर वो फाइनेंस वाले के पास जाएगा। तो यहां पे ब्लेम गेम चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, वो फिक्स नहीं हो पा रहा। लेकिन वहीं अगर डिविजन स्ट्रक्चर की बात करें, बर्गर की सेल कम हो गई तो बर्गर हेड को पकड़ा जाएगा, हाँ भाई बता बर्गर की सेल क्यों कम हुई। वो किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकता क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अकाउंटेबिलिटी उसी की है। इतना सिंपल था। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, बुक में देखोगे तुम्हें यही बातें घुमा फिरा के अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखी हुई मिल जाएंगी। कोई किसी का प्रो है, कोई किसी का डिसएडवांटेज है, कोई किसी का फीचर है, कोई किसी का डिफरेंस है, समझ लो। उसके बाद अपने आप आराम से लिख पाओगे बहुत इजीली। मूविंग अहेड, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सबसे पहले पढ़ा। चैप्टर शुरू करते हैं हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, बट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो होती है उसका कुछ प्रोसेस भी तो होता होगा ना। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है, देखो ध्यान रखना, जब तक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वी डोंट हैव एक्चुअल एम्प्लॉयज। हमने पहले प्लान कर लिया, अभी हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। हम पहले तो पहचानेंगे हमें काम क्या क्या करना है और फिर उस काम को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे कि अब जैसे बर्गर वाला एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले किया जा रहा है और हमें पूरा प्रोसेस डिफाइन करना है कि ऑर्गेनाइजिंग होती कैसे है। वहां पे उनके पास एम्प्लॉयज नहीं है। सबसे पहले वो काम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग टुकड़ों में। नंबर 1 इज रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है। नंबर 2 इज कुकिंग करना, बर्गर्स कुक करना। नंबर 3 इज ऑर्डर्स लेना, लोगों से ऑर्डर्स लेना भी एक काम होता है। नंबर 4 इज फाइनेंसेस अरेंज करना, कहां से आएगा सारा पैसा। नंबर 5 इज उनको सर्व करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी तो होती है, कुछ वेटर्स भी होते हैं उनको। नंबर 6 इज तुम्हारे रेस्टोरेंट की एम्बियंस। बहुत से काम है, बहुत से छोटे 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 यूनिट्स हैं जो पहले तुम पहचानोगे और फिर उनको टुकड़ों में तोड़ दोगे। नंबर 1 स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसके हमने जो प्लान बनाया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो पॉलिसी है, जो रूल है, जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, हर चीज को दिमाग में रखते हुए पूरी कंपनी में जो जो काम होने वाले हैं उनको तोड़ लो, उनको पहचान लो। ठीक है भैया, पहचान लिया। नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम हर काम को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, हमें कामों को ग्रुप करना होगा। सबसे पहले हमने कामों को डिवाइड किया। दिस डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली मींस कि हमने छोटी से छोटी यूनिट्स बना ली, छोटे से छोटे काम को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसको डिपार्टमेंटलाइज करेंगे कि हाँ भाई रॉ मटेरियल परचेज करना, रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेक करना, रॉ मटेरियल के डीलर्स से डील करना, उन सप्लायर्स से सारी डीलिंग करना, एडवांस में सब कुछ मेंटेन करके रखना, वो एक डिपार्टमेंट का काम होगा। दैट इज आवर परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग विद दिस सारा पैसा कहां से आएगा, जो एट द एंड ऑफ द डे पैसा इतना इकट्ठा हुआ है वो कितना रीपर्पस होगा, कितना फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, कितना मेन यूनिट के पास जाएगा, कितना इस ब्रांच में खर्च होगा, वो सारे छोटे छोटे काम होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली मींस कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम है वो ग्रुप कर दे और उनको असाइन कर दे। असाइन वाली बात मैं बाद में होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, ठीक है। नंबर 2 इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। नंबर 3 आता है कुकिंग डिपार्टमेंट। अब उसके बाद भैया जो सारा रॉ मटेरियल आया है वो किचन तक पहुंच जाएगा। किचन में किस रॉ मटेरियल से क्या कैसे बनेगा, कब कितना बनेगा, किसमें कितनी सॉसेस डलेंगे, किसकी क्या स्टैंडर्डाइज रेसिपी है, कब हम किसको कितना कुक करने वाले हैं, वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटे छोटे डिसीजंस, वो सारे के सारे काम जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था, हमने स्टैंडर्डाइज तो कर लिया था, लेकिन अब उन सब चीजों को, उन एक 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 इंडिविजुअल यूनिट्स को हमें ग्रुप के अंदर डाल के डिपार्टमेंटलाइज करना है। एंड एट द एंड एक हमारा लास्ट आ जाता है सेल्स कह लो या मार्केटिंग कह लो। ऑब्वियसली दोनों बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन इस केस में मैं मार्केटिंग कहना चाहूंगा क्योंकि वो सेल्स भी कवर कर रहा है, वो एम्बियंस भी कवर कर रहा है, वो सर्व करना भी कवर कर रहा है, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी कवर कर रहा है, वो पीआर भी कवर कर रहा है, वो सब कुछ कवर कर रहा है। ठीक है, कि लोगों के मन में इमेज क्या है, इस डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट के और इस डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल काम्स डिफाइन हो गए। काम्स कुछ नहीं होता भाई। हाँ ओके, सबसे पहले हमने काम अलग अलग आइडेंटिफाई किए, फिर उसको डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। हमारी कंपनी के जितने भी ब्रॉड डिपार्टमेंट्स है जो हमने यहां बनाए थे, आइदर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है और वो डिविजनल स्ट्रक्चर है जो हमारे डिपार्टमेंट्स है फर्स्ट लेवल पे, उसमें हमने डिवाइड कर दिया। नाउ कम्स द मेजर टास्क ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ध्यान रखना, हमारे पास अब तक एम्प्लॉयज नहीं है, पूरी फर्म में अब तक कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक हायर लेवल मैनेजमेंट है जो पूरा स्ट्रक्चर ले डाउन कर रही है। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर होता है कि यार परचेज डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, परचेज एग्जीक्यूटिव।
अब ये जो बंदा है ना, इस डेजिग्नेशन पे, इस पोस्ट पे जो भी इंसान होगा, चाहे वो विश्वास गिरधर हो, चाहे वो प्रिंस गुप्ता हो, चाहे वो भूपेंद्र भैया हो, कोई भी हो, वो जो भी इंसान इस डेजिग्नेशन पे होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसके ये रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो ये इन इन बातों को लेके अकाउंटेबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सब चीजें असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर आता है कि यार हर काम है, छोटे छोटे काम है, ये वाला काम किस बंदे की जिम्मेवारी है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी काम को किसी बंदे पे असाइन नहीं किया गया तो वो खिंड जाएगा, वो बिखर जाएगा, एंड वो कल को जाके कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। काम नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सफर कर ले, लेकिन यू कैन नॉट होल्ड एनीवन अकाउंटेबल, क्योंकि वो काम किसका है ये हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए वेरी फर्स्ट डे जब ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर ले डाउन होता है, तब सारी ड्यूटीज को, इन सभी छोटे छोटे कामों को असाइन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के नीचे मान लो उसके दो छोटे छोटे राइट हैंड्स हो गए, जिनसे वो सारा मेजर काम की अपडेट लेता है, एंड उसके नीचे पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले डाउन करने वाले दिन डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव को अपने 2 एम्प्लॉयज मिलेंगे अपने अंडर, जिनसे वो सारा काम करवाएगा, एंड वो 2 एम्प्लॉयज पूरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अब इस डेजिग्नेशन का कुछ नाम है, इस डेजिग्नेशन का कुछ नाम है, एंड इनकी अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसकी अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और नीचे जितने भी क्लरिकल लेवल पे बंदे हैं उन सब की भी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी अथॉरिटी किसके पास कितनी है, कौन कहां किसको अकाउंटेबल है, वो सब डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कूल, समझ गए। लास्ट में आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब इधर देखो, हमने कुछ किया, उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट मिसिंग था। हमने सारे काम लिख दिए, ठीक है, क्या क्या काम है, फिर उनको डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिया, फिर उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक एक बंदा बैठा दिया। ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक एक बंदा असाइन कर दिया कि ये वाली डेजिग्नेशन का बंदा इस डिपार्टमेंट को हेड करेगा, एंड इसकी रूल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, हमने सब बता दिया। लेकिन उस पूरे चार्ट में जो टॉप से बॉटम तक आ रहा है, एक चीज मिसिंग थी, दैट वाज लिंक। मैंने तुम्हें कहानी सुनाते हुए बताया कि ये इसके अंडर है, ये इसके अंडर है, ये इसके अंडर है, लेकिन वो कहानी सुनाते हुए बताया, लेकिन इन 3 स्टेप्स में कौन किसके अंडर है ये बात नहीं हुई है। बस ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। उन सारे लेवल्स के अंदर जो लिंक है ना, ये जो लिंक है, वो लिंक होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तुमने सब बता दिया क्या कैसे होगा। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बताओ कि कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन अपने किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको अपडेट किसको जाके देनी है, कौन किसके ऊपर बैठेगा, कौन किससे कमांड लेगा, कौन किसको कमांड देगा। ठीक है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीजें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स में होती हैं। मैंने तुम्हें कहा ये 2 एम्प्लॉयज हैं, उसके नीचे पूरा डिपार्टमेंट है। अब ये जो 3 लेवल्स मैंने स्पेसिफाई किया ना कि प्रोडक्ट परचेज एग्जीक्यूटिव के नीचे 2 एम्प्लॉयज और होंगे, उनके नीचे पूरा डिपार्टमेंट होगा, वो नीचे नीचे वाली बात इस स्टेप का पार्ट है। लेकिन एक परचेज एग्जीक्यूटिव होगा, 2 और जूनियर परचेज एग्जीक्यूटिव्स होंगे, एंड उनके नीचे पूरा क्लरिकल डिपार्टमेंट होगा, और एक क्लरिकल डिपार्टमेंट होगा। वो सब चीजें असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर आएंगी, लेकिन कौन किसके नीचे होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी बातें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स के अंदर काम होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन लग सकती है, बट एक बात समझो, पहले हमने सारा काम तोड़ दिया, फिर उनको ग्रुप किया, फिर उनके ऊपर एक एक बंदा बैठाया, और फिर कौन सा बंदा किससे कहां कैसे लिंक है, वो चार्ट के अंदर जो एरोज डल रहे हैं, वो काम है इस स्टेप का। परचेज, फाइनेंस, बुकिंग एंड सेल्स, ये चारों आपस में बहुत अच्छे से लिंक्ड है। इनके इंटरलिंकेज में भी कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, कौन बाय द एंड ऑफ द डे किसको कैसे अपना सारे काम की अपडेट देगा, वो भी यहां पे लिंक होगा। ऑब्वियसली ये सब एक लेवल पे, इनमें से कोई जूनियर सीनियर नहीं है, सब इंटर डिपार्टमेंट है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग पे, इनकी कोऑर्डिनेशन पे भी एफर्ट दिया जाता है। Cool. Now comes importance of organizing. Organizing करना जरूरी क्यों है? What is the importance? 7 अलग अलग पॉइंट हैं। बिजनेस स्टडीज में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा यार ये डिफरेंट ही क्यों है, सब में एक ही बात पे फोकस हो रहा है, तो व्हाई आर दैट डिफरेंट पॉइंट्स। इसलिए मैंने रेड में कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जिनको ध्यान रखना, एंड उनसे हर पॉइंट में कुछ एक स्टार्क डिफरेंस तुम्हें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। नंबर 1 इज स्पेशलाइजेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ टास्क जब होगी, जब अच्छे से हम टास्क को सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देंगे, बीट बर्गर या अदर सेलेबल आइटम्स, या बीट परचेज, फाइनेंस, कुकिंग, सेल्स, तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप कहां ऑक्यूपेशनल मिलेगा, कहां प्रोडक्ट मिलेगा, वो तुम जान चुके हो, लेकिन मिलेगा। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस। जब यहां पे हमने अच्छे से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली लेड आउट है, तो वर्किंग रिलेशनशिप्स बहुत क्लियर होंगे कि कौन किसको कम्युनिकेट करेगा एंड कौन कहां कैसे कम्युनिकेट करेगा। कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में। एम्बिग्यूटी होता है कि वेग बातें फैल रही हैं, मतलब क्या कैसे होगा वो बहुत वेग तरीके से, बहुत धुंधले तरीके से कन्वे हो रहा है, किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि जब क्लियर हो तो काम हो जाए, लेकिन वो कम्युनिकेशन में डिलेज आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो रही, वो एम्बिग्यूटी होती है। ठीक है,
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने हर जॉब को क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली, बहुत इफेक्टिव तरीके से होगी, क्योंकि पता है कौन सा काम किसका है। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हमें पता है कि कौन सा काम किसका है तो कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। एक ही काम पे दो बंदे अपना इक्वल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड दो काम एक बंदे के अंडर में नहीं होंगे ताकि वो इनएफिशिएंट निकल पाए। तो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, और कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एडिशन टू एग्जिस्टिंग, जब भी हमें ग्रो करना है तो मैंने तुम्हें फंक्शनल डिवीजन के अंदर बताया, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अच्छी ऑर्गेनाइजिंग होगी तभी हम बहुत इफेक्टिवली स्केल कर पाएंगे अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को। जब हम स्केल करेंगे तो हमारा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके फाइनेंसेस में कमी नहीं आएगी, उसको कोई मेजर लॉस सफर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमने स्केल किया है। अगर वो करने पड़ रहे हैं और बिजनेस की कुछ पॉलिसीज ऐसी है तो वो अलग केस है। बट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने का मतलब है कल को अगर हम कोई और ब्रांचेस ऐड करना चाहें, या कल को और यूनिट्स या और डिपार्टमेंट्स ऐड करना चाहें, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो उसको अकोमोडेट कर पाए। अडेप्टेशन टू चेंज, जब हमारा स्ट्रक्चर वेल लेड आउट होगा, तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई चेंज आ रहा है, उसको अडेप्ट करने के लिए वी आर रेडी। वी आर रेडी का मतलब हम कर सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छे से स्ट्रिक्टली सब कुछ लेड आउट है कि हमें किस चीज का इंपैक्ट कहां डालना है और कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत ईजी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इफेक्टिव डेलीगेशन हो गया। डेलीगेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये बात हम करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं। बट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में बात आती है कि जब हमारे पास सारा कुछ बहुत तसल्ली से लीड आउट है ना, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, इस बात का अच्छे से जवाब है, तो हम बहुत अच्छे से काम को ट्रांसफर कर पाएंगे, वर्क को डेलीगेट कर पाएंगे, जूनियर्स पे सौंप पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं जूनियर से काम करवा रहा हूं तो मैं आलसी होगा या मैं अपनी पावर मिसयूज कर रहा हूं। डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन हर एम्प्लॉय को करनी जरूरी है। एक पॉइंट के बाद आते हैं उस पे कैसे होगा, क्या होगा। बट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मींस जब इफेक्टिव डेलीगेशन होगी तब वो भी कुछ सीख पाएगा, वो भी ट्रेन होगा। ये सारी कहानी पढ़नी। अब चैप्टर को एंड करते हैं, उससे पहले एक छोटी चीज सुनो, ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। हमने कहानी से शुरू किया, मैकडॉनल्ड्स पे गए बाहर फॉरेन कंट्री में, एंड हमने फंक्शनल डिवीजन पढ़ा, हमने प्रोसेस पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये जो प्रोसेस है ना, इसी से कुछ डेफिनेशन बनाते हैं। देखो मेरी ना शुरू से आदत रही है कि मैं कभी भी कोई डेफिनेशन रटता नहीं हूं, रटवाता नहीं हूं। मैं कहानी सुनाता हूं, कहानी समझाता हूं, एंड उससे हम डेफिनेशन बना लेते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन में ये है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। डिफाइन हमने कर दिया, उसके बाद हमने ग्रुप कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां हम एक एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं एंड देन उनको ग्रुप करते हैं। डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, having individuals assigned to different groups, assignment of duties, having individuals assigned to different groups and having clear authority relationships among them। कितनी सिंपल डेफिनेशन है, इससे कॉम्प्लेक्स तुम्हें करने की ना जरूरत है, ना तुमसे कोई पूछेगा और ना तुम करना चाहोगे, क्योंकि ये परफेक्ट डेफिनेशन है। इसमें सब कुछ कवर होगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है भाई, एक काम को पहचानो, तोड़ो और ग्रुप करो, फिर उन पे बंदे लगाओ और फिर उन बंदों के अच्छे खासे अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दो कि कौन किसको कहां कब कैसे अकाउंटेबल होगा। इससे ज्यादा जानने की ना तुम्हें जरूरत है और इससे ज्यादा ना कोई पूछने वाला है। तो सब कुछ क्लैरिफाई करने के बाद, पूरी कहानी सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है चैप्टर समाप्त हो गया, तो नहीं मेरे भाई, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप में बड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। और ज्यादा एक छोटी सी बात, अगर तुम्हें मुझ में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, कहानी में कहीं से कहीं तक कुछ भी अच्छा लगा हो, तो जाके यूडीकैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे लाइव क्लासेस को और इन डेप्थ लेक्चर्स को, एंड अलॉन्ग विद दैट और मजेदार एग्जांपल्स को। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर देना, कुछ भी इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक हो, कमेंट कर देना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में 2 दिन बाद, एंड ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को आगे लेके जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को फुल इन डेप्थ पढ़ लेंगे कि आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स गो।